साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के अपने विश्वविद्यालय के हेड भी हैं और जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को भी जब साइबर के मामले में किसी जानकारी की आवश्यकता होती है तो आप प्रोफेसर विकास पारीक की सेवा लेते हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य का मौका है कि प्रोफेसर विकास पारीक हम लोगों के बीच हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ विकास पारीक सर को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार, देश के सभी नामचीन मैगजीन्स में अपनी आर्टिकल लिखने वाले, चौथी दुनिया का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो दिल्ली से छपता था और कई बार पार्लियामेंट में इनकी आर्टिकल्स के ऊपर विपक्ष का हंगामा हो चुका है। बड़े ही कलम के जादूगर आप इनको कह सकते हैं और हमारे बीच हैं शशि शेखर जी। मैं बड़े सम्मान के साथ शशि शेखर जी को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। शशि जी। इमैनुअल स्कूल के आपके प्रिंसिपल, जिनके पास ये विजन था कि एक बार हम लोगों ने डिस्कशन किया कि बच्चे साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं और इन्होंने उसको बड़ी गंभीरता से लिया और आज नतीजा है कि आज विश्वविद्यालय, विद्यालय के जितने बच्चे हैं वो बच्चे यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो मैं बड़े सम्मान के साथ सरवन महोदय सर को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। कृपया पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात जी, चूंकि अभी लोक अदालत का कार्यक्रम हो रहा है और वहां से फ्री होकर वो यहाँ अभी इस मंच पे पहुंचेंगे। इस बीच में हम लोग कार्यक्रम को विधिवत तरीके से प्रारंभ एसपी साहब के आने के बाद करेंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हम कराने जा रहे हैं। तो हमारी परंपरा रही है कि जब भी हम किसी अतिथि को बुलाते हैं तो अतिथियों का सम्मान हम करते हैं और आज भी एक बड़े ही अद्भुत तरीके से एक सम्मान की व्यवस्था यहाँ की गई है और मैं आग्रह करूँगा मधुबाला मिस से कि कृपया मंच पे आए। करूंगा कि हमारे जो मुख्य, उनका सम्मान मंच पे एक नेपाल से एक चादर मंगाई गई है जो कि सम्मान का प्रतीक होता है और आज उसी सम्मान के प्रतीक से हम प्रोफेसर विकास पारीक जी का सम्मान यहाँ पे मधुबाला मिस के हाथों से करा रहे हैं। पहले बुके देकर हम प्रोफेसर विकास पारीक का स्वागत कर रहे हैं और उसके बाद ये जो नेपाली अंगवस्त्रम है, उस अंगवस्त्रम के साथ प्रोफेसर विकास पारीक जी का स्वागत। अब मैं मीरा मिस को मंच पे आमंत्रित करूंगा कि वो कृपया मंच पे आए। बच्चे जोरदार तरीके से अपनी शिक्षिका का स्वागत करते हुए अब मीरा मिस से मेरा आग्रह है कि वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी का स्वागत। और अब मैं रेनू मिस से आग्रह करूंगा कृपया मंच पे आए। हमारी सीनियर हुआ करती थी और आप ही मनोविज्ञान, साइकोलॉजी,
मेरा भी विषय मनोविज्ञान था और रेनू मिस का भी विषय मनोविज्ञान था, है ना। तो आज मेरे लिए भी गौरव की बात है कि रेनू मिस के साथ मंच शेयर करने का मौका मुझे मिल रहा है और मैं आपके विद्यालय के प्राचार्य श्रवण मोथे सर का स्वागत रेनू मिस के द्वारा मंच पर करवाने की इजाजत चाहता हूं। बड़े व्यापारी के अकाउंट से 65 लाख रुपए एक बार में ट्रांसफर कर लिए गए, जबकि उन्होंने कोई ओटीपी शेयर नहीं किया, उन्होंने मोबाइल पर किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो आखिर वो पैसा ट्रांसफर कैसे हुआ? उन्होंने केस किया, साइबर क्राइम के लोग हाथ मारते रह गए, कुछ उपाय नहीं निकला। फिर उसमें सीबीआई को इन्वॉल्व किया गया और सीबीआई और साइबर ब्रांच के जो पदाधिकारी थे उन लोगों ने मिलके उस इन्वेस्टिगेशन मंच पर उपस्थित आदरणीय विकास पारिक सर और श्रवण सर जो इमैनुअल स्कूल के प्रिंसिपल हैं और इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक ज्ञानेश्वर गौतम जी, और ये अद्भुत है कि सेकेंड टियर टाउन में मोतिहारी जैसे शहर में इतने महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत हो रही है। आप लोग बहुत लकी हैं, भाग्यशाली है। तो मुद्दे पर आते हैं, चूँकि मुझे बहुत कम समय मिला है तो उसी में बात रखनी है और सब लोग शांत हो जाए कृपया। बिल्कुल अगर पिन ड्रॉप साइलेंस हो तो अच्छा रहेगा आपस में बातचीत करने का, क्योंकि मैं मोनोलॉग नहीं चाहता, अकेले नहीं बात करना चाहता, मैं डायलॉग चाहता हूँ कि आपसे भी बातचीत हो। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि यहाँ गार्जियन कितने हैं वो हाथ उठाएं। यहाँ गार्जियन कितने हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, सिर्फ बच्चे हैं। तो बच्चे हैं, मैं आप सभी लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा सब, कि आप सब लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्या जानने आए हैं? साइबर क्राइम क्या होता है जानते हैं? अच्छा, आप लोग फेसबुक पे चैट करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, मतलब मिक्स है, कुछ लोग चलाते हैं कुछ लोग नहीं चलाते हैं। तो जो लोग भी चलाते हैं वो आपस में जब संवाद करते हैं, डायलॉग करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वेरी फ्रैंकली मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आप किसको क्या शब्द लिख रहे हैं। मान लीजिए सामने कोई लड़की है, आपकी दोस्ती है, या कोई अनजानी लड़की है जिसको आप नहीं जानते इंस्टा पे या कहीं भी, तो उससे जब आप चैट कर रहे होते हैं तो जो शब्द आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। एनीवन, कोई लड़की कोई प्रश्न पूछना चाहती है, कोई बच्ची कोई प्रश्न पूछना चाहती है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, तो आप जैसे एक्सप्लेन किए थे कि वर्चुअल वर्ल्ड में हम लोग का आइडेंटिटी लीक होता है, तो वैसे हमने मतलब एक आर्टिकल पढ़ा है कि यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी सारी स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन लेके लीक करती है, तो रियल वर्ल्ड में उससे कैसे बच सकते हैं? नहीं, किस तरह की इंफॉर्मेशन लीक की आप बात कर रहे हैं? जैसे कि किसी का आधार कार्ड नंबर हो या फिर फ़ोन नंबर हो या फिर नेम हो, एज हो, ये सब भी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे, जब फॉर्म फिल कराती है कि एडमिशन के लिए, तो वो भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी सेल कर देती है। तो उससे वर्चुअल वर्ल्ड में तो जैसे हम लोग रोक सकते हैं बहुत सारे मेथड से, तो रियल वर्ल्ड में उसको कैसे कंट्रोल करें? देखिए, पहली बात तो ये है कि दो चीज़ अलग है, प्राइवेट, दो अलग अलग चीज़ें, एक है जिसको हम बोलते हैं प्राइवेसी और एक है सिक्योरिटी, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी है जो प्राइवेसी से रिलेटेड है, जैसे मेरा नाम किसी को पता चल जाए तो वो मेरी प्राइवेसी है, लेकिन उससे वो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा।
आप जो कह रही हैं कि कोई यूनिवर्सिटीज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपका पर्सनल डेटा सेल कर देते हैं, वो मेलाफाइड प्रैक्टिस। उसमें नंबर लेता है, जगह, एड्रेस सब नोट करता है, तो उससे हमें प्रॉब्लम है कि नहीं है? देखिए, केवल फोन नंबर के देने से कोई बहुत रिस्क नहीं है, अनटिल एंड अनलेस क्या होता है ना कि ये डिपेंड करता है। फोन तो हमारा बहुत जगह है ना, आपके स्कूल वालों को भी आपका फोन नंबर पता है, हम लोग खुद सोशल मीडिया पे कई लोग डाल के रखते हैं, व्हाट्सएप पे पता है, तो फोन नंबर से कोई बहुत नहीं होनी। पर एज फार एज पॉसिबल ज़्यादा प्राइवेट डिटेल्स जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये सब नहीं दें आप कहीं पे। ऐप्स पर भी ऐसा होता है कि जैसे लॉगिन करने से पहले डेट ऑफ बर्थ मांगता है, एड्रेस मांगता है, कोड मांगता है। नहीं, एक्स जो है या जो ट्विटर जो था या जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ये ऐसा नहीं करते, क्योंकि उस पर तो आप जाहिर सी बात है वो आपको ऑथेंटिकेट तो करेंगे ना, उनका अपना सिक्योरिटी फीचर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, व्हाट इफ हमारा कोई इंफॉर्मेशन लीक हो चुका है और आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे मदद लेनी चाहिए? मॉल में वीडियो वायरल हो गई है या कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐसी वायरल हो गई है जिससे आपको चिंता है, ब्लैकमेल आप हो रहे हो, आप सबसे पहले 1930 पे कॉल करें। एक जो हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम का, उस पर कॉल करें, या फिर cybercrime.gov.in करके जो पोर्टल है उसमें वीमेन एंड चाइल्ड वाले क्राइम का स्पेशल सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप शिकायत कर सकते हैं, है ना। क्योंकि लोकल थाने में कई बार हम जाते हैं तो वहाँ व्यस्तता भी होती है, और वो साइबर वाली जो शिकायत है दर्ज होने में मुश्किल होती है, तो आप 1930 पे कॉल कर सकते हैं। कॉल सेंटर पे आपको पूरा सब डिटेल मिल जाएगा, या फिर आप पोर्टल पे जा सकते हैं। सर आपके पेरेंट्स सपोर्ट ना करें तो? अभी जिस अतिथि का इंतजार हम लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे थे, वो सभी मंच पर पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। अभी आप लोगों ने इस सेमिनार में जो बातें निकल के सामने आई, उसमें एक चीज जो मैंने महसूस किया वो ये महसूस किया कि कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ कोई कम्युनिकेशन गैप मत रखिए। यदि आपसे कोई गलती होती है तो आपके पिता आपको बहुत छोटी सजा देंगे। हो सकता है एक आध चाटा लग जाए, हो सकता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस कम्युनिकेशन गैप से बच के किसी दूसरे के चक्कर में पड़ जाते हैं तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। साइबर क्राइम की जो घटनाएं हो रही हैं उसका एक एग्जाम्पल आपको बताएं कि एक पेरेंट्स के पास, वो यानी कहीं पेरेंट्स से नाम लेना उचित नहीं है, कि एक पेरेंट्स के पास उनकी बच्ची हैदराबाद में पढ़ती थी, तो उनकी बच्ची का मोबाइल हैक कर लिया और एआई पे उस बच्ची का फोटो जनरेट करके उसको लॉकअप में दिखाया, है ना। आज की तारीख में बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में नहीं है, लेकिन उसका गलत उपयोग प्रारंभ हो गया है और बच्चे को लॉकअप से बाहर निकालने के एवज में इनसे 1 लाख रुपए की ठगी कर लिया। बाद में जब बच्चे से बातचीत हुई तो बच्चा हॉस्टल में था। तो ऐसी घटनाएं होती हैं और कोई भी गार्जियन होता, बच्चा होता, किसी भी तरह की कोई स्थिति आवे तो उसमें निश्चित तौर पे उन चीज़ों को पहले आप जांच लें, और जांचने के बाद नहीं तो कहावत नहीं है कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा तुम उसमें फंसना नहीं, लेकिन इसके बावजूद लोग फंस जाते हैं। तो आज जो आपके प्राचार्य ने इस कार्यक्रम को रखा है उसके पीछे उद्देश्य यही है कि साइबर अपराध जो बढ़ रहा है उससे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट हम करेंगे। हमारे बीच अभी वसीम फिरोज सर हैं, जो कि साइबर क्राइम का जो थाना है यहाँ उसके डीएसपी हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ सबसे पहले रेनू मिस से आग्रह करूँगा कि उनका अंगवस्त्रम के साथ और बुके देकर उनका स्वागत करें।
हमारे बीच मधु जी हैं और मैं अपने इस विद्यालय परिवार की ओर से अश्वनी मिश्र से आग्रह करूंगा कि कृपया साइबर थाने के थाना प्रभारी राजवीर जी हम लोगों के बीच हैं और मैं प्राचार्य महोदय से आग्रह करूंगा कि कृपया सर का स्वागत अग्नवस्त्रम और बुके देकर देना चाहिए, वही जला कर देना चाहिए। के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मेरी शायद पहली या दूसरी पोस्टिंग होगी यहाँ पर, लेकिन अभी मेरी पोस्टिंग नहीं है, अभी हमारा प्रोफेशनल चल रहा है और इसके बाद हमारी ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद हमारी फर्स्ट पोस्टिंग होगी। मैं डीएसपी प्रोफेसर मधु कुमारी आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी तक के कार्यक्रम में आप सभी को सोशल मीडिया के ऊपर और बाकी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे चीज़ें बताई गई होंगी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और सोशल मीडिया का यूज किस तरह से करना है हमें, क्योंकि आज का जो जनरेशन है वो मतलब स्कूलिंग एज से ही मोबाइल पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। कुछ भी करना है हमें बिना मोबाइल के कुछ होता ही नहीं है। और यहाँ पर भी जितने सारे बच्चे होंगे प्रेजेंट हैं वो सभी के किसी न किसी सोशल मीडिया पर अकाउंट बना ही होगा, चाहे वो इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, चाहे कुछ भी देख लो। आजकल बिना मोबाइल का कुछ करना ही नहीं है और इस चक्कर में उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें यूज़ करना किस तरह से है, उसको हैंडल कैसे सही तरीके से करना है। और इसी चीज़ में बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं कि उन्हें आगे चल के फिर बहुत पछताना पड़ जाता है। और कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो एंड्रॉइड आपसे पहले परमिशन मांगता था कि ये परमिशन है, ये SMS रीड करेगा, कैमरा एक्सेस करेगा, मैसेज कॉन्टेक्ट्स, आप यस करते थे या सिलेक्ट करते थे, फिर वो ऐप इंस्टॉल होता था। तो हमने उस पर रेटिंग्स बना के देखा, रेट किया हमने ऐप्स को, तो हमने पाया कि ज़्यादातर ऐप्स बहुत ही ख़राब ऐप है। अब आप ये बताइए कि एक कोई ऐप है जो केवल टेक्स्ट एडिटिंग करता है सपोज करिए, तो वो आपके कॉन्टेक्ट्स को क्यों देखेगा, या वो आप उसको आपके कैमरा से, आपके साउंड से, रिकॉर्डिंग से क्या मतलब है ना? यही कैच है। आप जैसे कोई आदमी है, मान लिया उस आदमी को वो आपके घर पे अखबार डालने आता है ना, तो अखबार फेंक के चला जाएगा। अब वो आदमी आगे कहे कि साहब मैं तो आपके बाथरूम में आके नहाऊंगा भी सही, या मैं तो वहाँ पलंग पे लेट के जाऊंगा थोड़ी देर, या खाना फ्रिज में से खा के जाऊंगा, या मुझे घर की चाबी दे दो, आप लोग जाओगे तब मैं अखबार डाल के चला जाऊंगा। जैसे कई बार मेड्स वगैरह कहती है ना, भैया आप जाओ, कोई बात नहीं, चाबी दे जाना। तो मैं बहुत आग्रह रहता है मेड्स का खास तौर से कि आप जाएँ तो पीछे से काम करके जाएँ, जो पहले भी हो सकता था। तो कई बार इसके पीछे ये रहता है कि वो परमिशन इसलिए मांगी जाती है कि कोई मेलाफाइड इंटेंट है उसके पीछे, कोई है ना।
तो एप्स आपसे परमिशन, अब इन्होंने क्या कि हमने वो किया तो हमने पाया कि टिकटॉक एक ऐसा ऐप था जो सबसे खराब रेटिंग थी, बहुत ज़्यादा परमिशंस मांग रहा था। फिर हमने उसको पब्लिश करने के लिए था, तब तक पता चला कि गूगल ने क्या किया कि अपना वो सिस्टम हटा लिया रेटिंग्स वाला।